हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 31 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो देखिए, हाल ही में कौन सा देश, मलेशिया देश जो है ये अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मलेशिया सरकार ने सजा-ए मौत मलेशिया सरकार ने सजा-ए मौत खत्म करने पर सहमति जता दी है। सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कांगड़ा घाटी की बात करें तो कांगड़ा घाटी आपके कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी हिमालय में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में स्थित ये एक पर्वतीय घाटी है। कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी। और इसका मुख्य भाग भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो अधिकांश रूप से पहाड़ी की जो कांगड़ी भाषा है, पहाड़ी की कांगड़ी उपभाषा है, तो कांगड़ी उपभाषा बोलते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी है। कहाँ के? कांगड़ा घाटी के। तो यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ ने सद्भावना राजदूत के रूप में अगले 20 वर्ष के लिए किसे चुना है? तो देखिए, यूनिसेफ ने सद्भावना राजदूत के रूप में अगले 20 वर्ष के लिए चुना है किसको? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है इसको नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। सचिन तेंदुलकर जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। और प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं ये सचिन तेंदुलकर, प्रतिष्ठित क्रिकेटर, लंबे समय से विभिन्न कारणों से यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं और यूनिसेफ के साथ आपसी लगभग 2 दशक लंबी साझेदारी में वह विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में होती है? देखिए खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है ये आपके किस माह में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर माह में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में, कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में नवंबर माह में होती है और यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से, ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक जाती है ये यात्रा। खतलिंग जो ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर से यह यात्रा भृगु गंगा तक जाती है। कहाँ तक? भृगु गंगा तक यह यात्रा जाती है खतलिंग ग्लेशियर से। और यह यात्रा उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है। पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के नाम से कौन सी यात्रा जानी जाती है? तो ये कौन सी यात्रा है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि खतलिंग जो ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा स्टडी विद एम को। देखिए आज से आपके फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल हिंदी की सीरीज़ भी सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने हिंदी की सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सुबह हिंदी वाली सीरीज़ सुबह 10 बजे आपको डेली आज से प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ आपकी ये फॉरेस्ट गार्ड वाली जो सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ भी आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड पुलिस ले लीजिए या आपका पटवारी, अदर उत्तराखंड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। और आपको अभी जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका सुरकंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो सुरकंडा देवी का जो मंदिर है ये आपके किस पर्वत पर? सुरकुट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुरकंडा देवी मंदिर जौनपुर ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ है। देखिएगा राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ कौन सा है पूछा जा सकता है, तो कौन सा? ये है सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जौनपुर ब्लॉक में स्थित है, जहाँ गंगा दशहरे में मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? ये मसूरी के पास में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। किस जनपद में पूछा जाए तो आपका देहरादून जनपद हो जाएगा, लेकिन ये मसूरी के पास कहाँ पर? चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। और इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? भक्तों को यहाँ पर प्रसाद के रूप में रौसली एक पौधा होता है, तो रौसली जो होता है इसकी पत्तियां यहाँ पर प्रसाद के रूप में दी जाती है। और यह सिद्धपीठ जो है ये राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवदत्त जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? देखिए शिवदत्त जोशी जो हैं इनको बख्शी की उपाधि किसने दी थी? कल्याण चंद ने। किसने? कल्याण चंद ने इनको बख्शी की उपाधि दी थी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए शिवदत्त जोशी जो थे ये कल्याण चंद्र चतुर्थ के सेनापति थे। कल्याण चंद्र चतुर्थ के ये सेनापति थे। और इतिहासकार नित्यानंद मिश्र द्वारा, इतिहासकार जो नित्यानंद मिश्र हैं, नित्यानंद मिश्र ये एक इतिहासकार हैं, तो इतिहासकार नित्यानंद मिश्र द्वारा शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा गया। और शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना किया था। देखिए कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय रोहिलों का आक्रमण हुआ था, जिसका डटकर सामना किसने किया था? शिवदेव जोशी जो थे ये कल्याण चंद्र चतुर्थ के सेनापति थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू नदी का स्थानीय नाम क्या है? देखिए सरयू नदी इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरजू। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
देखिए सरयू नदी, ये कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए सरयू नदी जो है ये बागेश्वर जनपद के, बागेश्वर के सरमोल नामक, बागेश्वर के सरमोल नामक स्थान से निकलती है। यानी कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बागेश्वर जनपद के सरमोल नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 146 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और सर्वप्रथम पुंगर जो नदी है, पुंगर और इसके अलावा एक नदी और है लाडूर नदी, पुंगर और लाडूर नदियां आकर मिलती है किसमें, सरयू नदी में सबसे पहले। और सरयू की सहायक नदी की बात करें तो कौन सी इसकी सहायक नदी है, गोमती नदी। ध्यान दीजिएगा, गोमती इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी की बात करें तो ये बागेश्वर के ही किस श्रेणी से, डेबरा नामक श्रेणी से यह नदी निकलती है। और बागेश्वर जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, सरयू व गोमती नदियों के संगम पर स्थित है आपका बागेश्वर जिला या बागेश्वर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। देखिए भारत का सबसे आबादी वाला जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सलसेट द्वीप। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सलसेट द्वीप सबसे घना द्वीप है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे घना द्वीप कौन सा है, सलसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई और पुणे बसा हुआ है। मुंबई शहर जो है ये इसी द्वीप पर बसा हुआ है, साथ ही साथ पुणे भी आपके इसी द्वीप में बसा हुआ है। कौन से द्वीप में, सलसेट द्वीप में। और माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप असम राज्य में है। किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है पूछा जा सकता है माजुली द्वीप, तो किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये असम राज्य में स्थित है। और असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया, इस द्वीप को जो आपका माजुली द्वीप है इसको जिला घोषित कर दिया है असम सरकार ने। और आपके लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रवाल द्वीप भी किसको कहा जाता है, लक्षद्वीप को ही कहा जाता है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आयोग के द्वारा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको ये पता रहना चाहिए एंड्रोथ जो द्वीप है, एंड्रोथ द्वीप ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की कौन सी ये अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी अनुसूची। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं जल्दी से जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए सबसे पहले अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूची क्या है, किसी भी अनुच्छेद का विस्तार ही आपका अनुसूची है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। किसी भी अनुच्छेद का किसी में विस्तार दिया है तो वही आपकी अनुसूची है। पहली अनुसूची की हम बात करें तो पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार दिया है। एक एक अनुसूची आपको ध्यान में रखनी है किसमें किसका विस्तार दिया हुआ है। तो आपका संघ राज्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में दिया हुआ है। जबकि दूसरी की बात करें, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित है आपकी दूसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है आपकी तीसरी अनुसूची। और चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व,
राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है आपकी चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची जो है ये एसटी एससी क्षेत्र का प्रशासन इसमें दिया हुआ है। एसटी एससी क्षेत्र का प्रशासन किस में दिया हुआ है? पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है। और छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन छठी अनुसूची में दिया हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपके 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में आपका क्या दिया हुआ है? तो 7वीं जो अनुसूची है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि आपके सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में इसमें दिया गया है 7वीं अनुसूची में। यानी कि 3 जो सूचियां हैं, कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? एक है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है। तो इन 3 सूचियां जो है इसमें डिसाइड किया गया है कि किस सब्जेक्ट पर कौन सा कानून बनाया जाएगा। तो इन सभी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में आपका किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। और बात करें 8वीं अनुसूची में तो राजभाषा के बारे में दिया गया है आपके 8वीं अनुसूची में। और कितनी राजभाषाएं? देखिए आपके 14 राजभाषाएं मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अब वर्तमान में 22 राजभाषाएं इसमें हो गई हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है आपके 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। आपको बताना है कि भारत के संविधान में कौन सी ऐसी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून विषयक इसमें प्रावधान दिए गए हैं, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत के बारे में इसमें प्रावधान बनाए गए हैं। और 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से ये संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची। तो इन सभी अनुसूचियों को आप ध्यान रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि आयोग से ना इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है आपका नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? देखिए नाहरगढ़ किला ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह किला 1734 में बनना शुरू हुआ था। नाहरगढ़ का जो किला है वो कब बना प्रारंभ हुआ? 1734 ईस्वी में। और यह राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। यह किला किसने? राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। नाहरगढ़ का जो किला है ये जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वत माला के ऊपर बना हुआ है। यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, राजस्थान राज्य के जयपुर में यह किला स्थित है। अरावली पर्वत माला के ऊपर यह किला बना हुआ है। और देखिए 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के द्वारा भी किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया गया था। तो 19वीं शताब्दी में भी इसके अंदर भवनों का निर्माण कराया गया इस किले के अंदर, नाहरगढ़ का जो किला है इसके अंदर। अगला देखिएगा गवरी, हाथी मना और गैर
नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपका गवरी, हाथीमना और जो गैर नृत्य है, अभी तक आपने गवरी और हाथीमना तो नहीं सुना होगा, लेकिन गैर नृत्य आपको पिछले जो कुछ सेशन है उसमें मैंने डिस्कस किया था गैर नृत्य, तो आपको ये पता रहना चाहिए किस राज्य से ये संबंधित है। ये तीनों नृत्य राजस्थान राज्य से, लेकिन किस जनजाति द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो देखिएगा गवरी, हाथीमना और जो गैर नृत्य है वो राजस्थान राज्य की किस जनजाति द्वारा? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए भील की बात करें तो मध्य भारत की एक जनजाति है और भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। और इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? भील भाषा ये लोग बोलते हैं। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। भारत का बहादुर धनुष पुरुष किसको कहा जाता है? भील जनजाति को कहा जाता है। और बात करें आपके गरसिया जो जनजाति है, इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गरसिया नृत्य, ये गरसिया जो जनजाति है ये कौन सा नृत्य करती है? लू नामक नृत्य करती है। लू नृत्य जो है ये गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी कंजर जनजाति है, कंजर के द्वारा किया जाता है चक्री नामक नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा हम गुज्जर की बात करें, गुज्जर जनजाति के जो लोग होते हैं ये कौन सा नृत्य करते हैं? ये चारी नृत्य करते हैं। चारी नामक नृत्य गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं आगामी एग्जाम के लिए, इनको नोट करते रहें आप सभी लोग। अगला देखिएगा, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर की गई है? देखिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कब इसकी स्थापना हुई? वर्ष 1945 में। वर्ष 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कोलकाता में मानव विज्ञान और उससे संबंधित शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की उन्नति के लिए की गई थी। और यह मानव परिवर्तन और संस्कृति की संपूर्ण श्रेणियों के प्रामाणिक प्रयोग आधारों को एकत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा, इसको ध्यान में रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था। A.O. ह्यूम कौन थे? सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक के अधिकारी थे। और इसका प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कहाँ पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था? बम्बई में। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वर्ष 1885 ईस्वी में। दिसंबर 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। उदारवादी गुट का प्रभाव था कांग्रेस पर। और उदारवादियों का उद्देश्य क्या था? उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। और उदारवादी नेता कौन कौन से थे? प्रमुख उदारवादी नेताओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? उदारवादी नेता थे आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब थे आपके उदारवादी नेता। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कौन कौन से उदारवादी नेता थे। देखिए आपको एक एक पॉइंट इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप करेक्ट करके आए। तो आप नोट्स बनाते रहे, साथ ही साथ
इस सेशन के जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, यहाँ से आईओ के द्वारा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है आपका बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए बाणसागर बांध की बात करें तो ये किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कौन सी परियोजना, बाणसागर बांध परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और मध्य प्रदेश के शहडोल नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश राज्य में, शहडोल जिले के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम क्या है, देवलोंद। देवलोंद शहर में यह परियोजना चल रही है। कहाँ पर, देवलोंद शहर में यह परियोजना स्थित है। और किस नदी पर यह परियोजना स्थित है पूछा जा सकता है, तो आप के किस नदी पर, सोन नदी पर, सोन नदी या सोनभद्रा नदी भी इसको कहा जाता है, तो सोन नदी पर यह परियोजना है बाणसागर बांध परियोजना। और इस बांध की हाइट की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, 67 मीटर। नोट कर लीजिएगा 67 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। और जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश के द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीलू रौतेली मेला कहाँ लगता है। देखिए तीलू रौतेली जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए तीलू रौतेली जो मेला है वो आपके कहाँ पर, रिखणी खाल में यह मेला लगता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिखणी खाल किस जनपद में स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए रिखणी खाल में तीलू रौतेली मेला जो है वो लगता है। वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म की बात करें तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ। और गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को ही कहा जाता है। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम पूछा जाता है अक्सर आईओ के द्वारा, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली। बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था। और तीलू रौतेली की जो हत्या है वो नैयार नदी के तट पर की गई थी। कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा तीलू रौतेली की हत्या की गई थी नैयार नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अभयंकर देसाई। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभयंकर देसाई उच्च न्यायालय में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो SH कपाड़िया जो हैं ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। SH कपाड़िया जो थे ये पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति थे जो कि मुख्य न्यायाधीश बने थे। और देखिए 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन कहां पर किया गया था, नैनीताल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन जो योजना है इस योजना के तहत सरकार 1 साल के अंदर 5,100 छोटी छोटी जो दुकानें हैं इन दुकानों को क्या कहा जाता है, कियोस्क कहा जाता है। तो छोटी छोटी 5,100 दुकान जो है वो तैयार करती है और सरकार इन कियोस्क यानी दुकान में प्रमुख दुकानों में कौन सी सामग्री रखती है, पहाड़ी शैली के जो सामग्री होती है वो रखती है। जैसे कि आपके पहाड़ी अनाज होते हैं, पहाड़ी दालें होते हैं, तो इस तरीके की सामग्री इन दुकानों में रखा जाता है। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता जो प्रोत्साहन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, 2019 में। 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
कोटेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? देखिए कोटेश्वर जो गुफा है आपकी वो कहाँ पर, किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जो प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओड़ाथली किसका पुराना नाम है? देखिए ओड़ाथली पुराने नाम जो है ये भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ओड़ाथली जो पुराना नाम है वो किसका? नरेंद्र नगर का पुराना नाम है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा है जहाँ पर महाराजा नरेंद्र शाह जो है इन्होंने यह नगर बसाया था, नरेंद्र नगर को, और जिसे आनंद स्पा भी कहा जाता है। आनंद स्पा भी इसे कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजमाता कमलेंदुमती शाह को पद्म विभूषण कब मिला था? देखिए राजमाता कमलेंदुमती शाह जो थी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 1958 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमाता कमलेंदुमती शाह ये प्रथम टिहरी सांसद चुनी गई थी और वर्ष 1958 ईस्वी में समाज सेवा के लिए इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रथम तो नहीं कह सकते, वर्ष 1958 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और जीवन ज्योति नामक जो कविता संग्रह है वो किसकी है? वो कमलेंदुमती शाह की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार वो क्वेश्चन बनता है जीवन ज्योति जो कविता संग्रह है इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेंदुमती शाह। ये पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका जो पुस्तक है वो भी कमलेंदुमती शाह के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे ही पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ सुबह 10 बजे आपको हिंदी की सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। कल से सुबह 10 बजे आपको डेली ही सीरीज़ मिलेगी आपको हिंदी की, सुबह 10 बजे आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।